आंसुओं का बैंक बैलेंस। लेखक श्री के पी सक्सेना। अभी तक भी यही समझता था कि आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती, बस यूं ही फोकट में बह जाते हैं। मगर नहीं, कैलिफोर्निया की एक लेडी कैरोलाइन मार्गरेट ने मरते मरते मेरा भ्रम दूर कर दिया। हुआ यूं कि दुनिया से खर्च होते वक्त मार्गरेट के पास $80,000 की रकम थी। आगे नाथ न पीछे पगहा। सो वसीयत कर गई कि रकम उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों में बांट दी जाए। किस तरह? जो चुपचाप शामिल हों उन्हें $5-5, जो चीख चीख कर रोए और सीना पीटे उन्हें $50-50। मार्गरेट गुजर गई। जनाजे में 500 लोग शरीक हुए। सबके सब दहाड़े मार मार कर सीना पीटते हुए रो रहे थे। अंततः अपने आंसुओं की नगद कीमत वसूल कर अपने घर लौट गए। मैं इस घटना से रत्ती भर प्रभावित नहीं हुआ। काहे से कि मैं उस देश में रह रहा हूं जहां नकली आंसू थोक के भाव लीटरों बह रहे हैं और नकदी कैश करा रहे हैं। इन नकली आंसुओं के पीछे 36 वर्षों की प्रगति का पूरा इतिहास है। देश की चिंता और समस्याओं पर निरंतर बहते आंसू जैसे रूम कूलर में अंदर ही पानी का प्रवाह होता रहता है। और इन आंसुओं की भरपूर कीमत है सत्ता, कुर्सी, गद्दी, अधिकार। मैंने मगरमच्छ आज तक नहीं देखा, देखना भी नहीं चाहता। उसके आंसुओं के बारे में सुना है, मगर ये नहीं सुना कि मगरमच्छ ने कभी अपने आंसुओं की कीमत मांगी हो। इंसानी मगरमच्छ ज्यादा कल्चर्ड होता है, कीमत वसूल लेता है, नकली आंसू बाद में बहाता है, देश हित में। इमेज बनी रहती है। आंसू बहाने के बहानों की कमी नहीं इस देश में। भूख, सूखा, गरीबी, बाढ़, दुर्घटनाएं, धार्मिक दंगे। जहां मौत की खबर आई, घर वाले बाद में रोते हैं। नेता पहले ही आंसू भी का स्टेटमेंट जारी कर देता है कि वह बहुत दुखी है। बन गई इमेज, खरी हो गई सुख सुविधा की करेंसी। मौत एक बड़ी नुमाइश हो गई इस मुल्क में। आंसुओं से छपे इस नुमाइश के टिकट बेचकर कितने ही रकम उगाह चुके हैं लोग। मार्गरेट के रोने पर $50 मिले और सिलसिला खत्म हो गया। ये भी कोई बात हुई? हमारे यहाँ 3.5 दशकों से एक एक आंसू कैश हो रहा है। जब जब किसी ट्रेजेडी पर मुल्क का कोई रहनुमा रोया है, मुझे हंसी आई है। रोता हुआ नेता या मंत्री मुझे अच्छा नहीं लगता। रोना ही था तो मंत्री काहे को हुआ? मतदाता की आंखों में आंसू नेचुरल लगते हैं। मगर नेता रोए बगैर मानता भी तो नहीं। अपनी इमेज की कीमत वसूलनी है। अंदर नकली आंसुओं का भंडार भरा रहता है। इधर कहीं कोई आफत आई, उधर आंसुओं का बटन दबा दिया। सारा देश तरल हो उठा। मरने वाले भी अपने मरने का गम भूल गए। नेता रो रहा है, मरना सार्थक हो गया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाते हैं, आंसुओं की टंकी फुल होती चली जाती है। देश प्रेम बढ़ता चला जाता है। मार्गरेट की आत्मा खुश हो रही होगी कि उसके अंतिम संस्कार पर अगलों को $50-50 मिल गए। काश दिवंगत महिला ने भारतीय अंतिम संस्कार देखे होते। किसी पावरफुल के कुत्ते का भी अंतिम संस्कार होता है तो श्रद्धालु पहुंच जाते हैं, आंसू बहाते हैं और कालांतर में किसी न किसी रूप में अपने बहाए गए आंसुओं का पूरा फायदा टीप लेते हैं। एक भी आंसू फ्री नहीं बहने पाता। हाँ, कुछ थर्ड क्लास आंसू ऐसे जरूर होते जिनकी कोई कीमत नहीं होती। मसलन बेरोजगार नौजवान के आंसू, कुंवारी बेटी के बाप के आंसू, लूटी हुई इज्जत के आंसू, धर्म के नाम पर चली हुई गोली के फलस्वरूप टूटी हुई चूड़ियों के आंसू, किसी बच्चे के भूखे पेट के आंसू, अस्पताल और पुलिस की यातना झेलने वाले के आंसू वगैरह। मैं इन्हें आंसू ही नहीं मानता। ये तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा का नित्य क्रम है। इनकी कोई कीमत नहीं लगती, लगनी भी नहीं चाहिए। हर आंसू मोती नहीं होता। जिनके आंसू मोती होते हैं वे उनकी पाई पाई वसूलना भी खूब जानते हैं। हमदर्दी कोई सड़क पर पड़ा सिक्का नहीं है कि किसी के भी हाथ लग जाए। जिनकी हमदर्दी का महत्व है वे उसे रिजर्व रखते हैं और सही मौके पर कैश करा लेते हैं, मार्गरेट के रोने वालों की तरह। आंसुओं का फिक्स डिपॉजिट, अभिनय का कौशल और नन्ही सी लिप सिंपैथी,
कुर्सी और इनको बरकरार रखती है, और नकली आंसू धीरे धीरे विदेशी बैंकों में डॉलर की शक्ल में बदल जाता है। हैसियत के अनुसार सबका विदेशी बैंकों में इन्हीं घड़ियाली आंसुओं का डिपॉजिट है। राजनीति में वे शहीदी आंसू अब रहे ही नहीं जो सीने की तहों से निकलकर आंखों तक आते थे। उन्होंने आज़ादी दिलाई और आंखों ही आंखों में खुश्क हो गए। मिर्ज़ा का स्वेटर, लेखक श्री के.पी. सक्सेना। ये पूछे जाने पर कि मिर्ज़ा सिर्फ एक ही पल्ले में ऊन के गोले समेत इस निर्माणाधीन स्वेटर को उतारे बगैर क्यों निकल पड़े, मिर्ज़ा बमक उठे। तुम क्या जानो कि रूहानी इश्क क्या होता है? जो चीज़ इतनी मेहनत और मोहब्बत से उन्होंने हम पर चढ़ाई है, उसे उतार फेंकें? हमें ज़रा बाजार से मसूर की दाल लाने की जल्दी थी। इस पल्ले को उतारने में एक उम्र लग जाती। सोचा कि लाओ पल्ले गोले समेत ही बाजार हो आए। जमाना देख ले कि शाहजहां और मुमताज बीवी का इश्क अभी जिंदा है। बेहतर होगा कि गोला तुम संभाल लो और हमारे पीछे पीछे बाजार तक चले आओ। अभी हम गोला उठाकर झाड़ पोंछ ही रहे थे कि हमारी भावज बेगम मिर्जा बुरके की छांव तले तैश में फुंकारती हुई दाखिल हुई और किचन में दाखिल होकर हमारी बीवी को भी घसीट लाई। सारी पृष्ठभूमि उन्होंने समझाई और मिर्जा को वो धुली पुंछी सुनाई कि अगले का पाटिया गुल और ढिबरी टाइट हो गई। बेगम भाभी के टोटल गुस्से का सारांश ये था कि अक्ल के नाम पर पैदल मिर्जा जल्दबाजी में बच्चे के स्वेटर का पल्ला डाल आए थे और अपने स्वेटर के पल्ले में सलाइयों समेत बच्चे को लपेट कर रखाए थे। दोनों ही अंडर कंस्ट्रक्शन स्वेटरों का डिजाइन एक था और पुरानी उधड़ी हुई धुली ऊन से बन रहे थे। मिर्जा सिर झुकाए बगलें झांक रहे थे और मैं सोच रहा था कि जब बच्चे के स्वेटर का पल्ला मिर्जा पर फिट आ गया, तब मिर्जा के स्वेटर का पल्ला बच्चे पर सही क्यों नहीं उतरा? क्या आज के दौर में बाप बेटों में पल्ले भर मोहब्बत भी बाकी नहीं रह गई? ऊंट और ऊंट में कोई फर्क नहीं होता, मगर बच्चों और बच्चों में फर्क होता है। बच्चे अमीर और गरीब होते हैं, भूखे और सजे धजे होते हैं, मगर ऊंट हमेशा नंगा होता है। ऊंट अमीर और गरीब कभी नहीं होता। आज़ादी के इन महत्वपूर्ण 36 वर्षों का असर बच्चों पर भले ही पड़ा हो, ऊंटों पर नहीं पड़ा। ऊंट के बारे में एक पंजाबी कहावत है कि जट 40 दा, बोता 45 दा। बोता ऊंट के बच्चे को कहते हैं। अतः ऊंट के बच्चे की कीमत हमेशा ऊंट से ज्यादा होती है। इंसानों में सिर्फ राजनीतिक बच्चों की कीमत ही ज्यादा होती है। आम आदमी का अभावग्रस्त बच्चा 2 कौड़ी का, न खाने को न पहनने को, बिना वजह पृथ्वी पर आने का पाप भोगता है आदमी का बच्चा। अब आप कृपया ऊँटों और बच्चों की एक घटना सुनो। दिल्ली और जयपुर के बीच राष्ट्रीय मार्ग पर टूरिस्टों के मनोरंजन के लिए राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मिडवे नाम का एक उम्दा रेस्तरां बनाया हुआ है। यूं भी भूख के देश में आलीशान रेस्तरां बनाना एक अच्छी बात है। यहाँ बच्चों के लिए ऊँट की सवारी की व्यवस्था है, ये भी एक अच्छी बात है। बचपन रहते तक ही बच्चा ऊँट की सवारी कर सकता है। बड़ा होने पर राजनीति और व्यवस्था के ऊँट आदमी की पीठ पर सवार हो जाते हैं और देश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। खैर, पिछले दिनों दिल्ली के मॉडर्न स्कूल के बच्चों का एक दल बस में जयपुर जा रहा था। बच्चे इस रेस्तरां में उतर गए और ऊँट की सवारी करने लगे। थोड़ी ही देर में जाने किसने कैसी हवा फूंक दी कि बच्चों को ऊँट से उतार दिया गया, पैसे वापस कर दिए गए और ऊँट की सवारी बंद हो गई। अब चक्कर क्या था कि एक सहकारी उच्च अधिकारी अपनी बच्ची के साथ आए हुए थे जो ऊँट की सवारी की जिद कर रही थी। अतः साधारण बच्चों को ऊँट से उतारकर ऊँट किसी खास बच्ची के लिए रिजर्व कर दिया गया। इस घटना पर न बच्चों ने बुरा माना न ऊँट ने। दोनों ही जानते थे शायद कि बाल दिवस का स्वांग रचाने वाले इस देश में बच्चे और बच्चे में जमीन और आसमान का फर्क होता है। कुछ बच्चे जन्म से ही मुंह में चांदी का चम्मच और सत्ता का शहद लेकर पैदा होते हैं। शेष सारे बच्चे सिर्फ भूख और अभावों की गर्द लेकर जन्म लेते हैं। ये घटिया बच्चे न बाल दिवसों की रौनक बन सकते हैं, न ही ऊँट की सवारी के योग्य होते हैं।
दिल्ली के मॉडर्न स्कूल के बच्चे फिर भी अच्छे खाते पीते घरानों के हैं। उन्हें भी ऊंट की सवारी के आनंद से वंचित कर दिया अफसरशाही ने। अब जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए जो अधनंगा है, भूखा है, सिर्फ बच्चा कहलाने का अपराधी है। वह सिर्फ दूर से यह देख सकता है कि ऊंट कैसा होता है और बड़े बच्चे इस पर कैसे सवारी करते हैं। घुटी हुई लालसाओं का यही जहर आगे चलकर अभावग्रस्त बच्चों को अपराधी बनाता है। तो हम कहते हैं कि बाल अपराध बढ़ रहे हैं। यही नन्हे नन्हे कुचले हुए अरमान एक दिन जहर और समाज विरोध का घिनौना ज्वालामुखी बन जाते हैं। आप किसी बच्चे से उसकी रोटी छीन सकते हैं, मिट्टी का खिलौना छीन सकते हैं, मगर उसके मन की नन्ही नन्ही कामनाएं नहीं छीन सकते। कल जो लोग इस बच्चे को वोट की लाइन में खड़ा करेंगे, वे आज इसे 2 क्षण ऊंट की सवारी या मिट्टी की एक छोटी सी चिड़िया देने से क्यों कतराते हैं? कितनी बाल संस्थाएं, कितने ही शिशु केंद्र एवं बाल सुधार गृह अपने बड़े बड़े बोर्ड खोखले ढोलों जैसे लटकाए बैठे हैं, पर देश का आम बच्चा आज भी उतना ही रीता है जितना अपने बचपन में मैं था। बच्चे के हिस्से में इन 36 वर्षों में सिर्फ तिरंगे झंडे की तस्वीर आई है, जिसके रंग देखकर वह खुश हो लेता है। कहाँ हैं वे लोग जो कहते हैं कि इस देश से बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर खत्म हो रहा है? ठंड में ठिठुरते हजारों मासूम आज भी ईंटें ढो रहे हैं, गाड़ी खींच रहे हैं, दूसरों के बर्तन मांज रहे हैं। दूसरों की फेंकी हुई झूठन इन बच्चों के हिस्से का प्रजातंत्र है, आज़ादी है। महाकवि मिल्टन ने एक बार कहा था कि मैं कई कई जन्म सिर्फ बच्चा बने रहने को तैयार हूँ। शर्त यह है कि मुझे एक बच्चे की तरह भरपूर जीने का अधिकार मिले। मिल्टन नहीं रहे इस संसार में, सिर्फ कामना रह गई जो आज अधिकांश बच्चों के चेहरे पर एक सपना बनकर मंडराती रहती है। बच्चे ऊंट को देखते हैं, ऊंट बच्चों को देखता है। दोनों के बीच में एक संपूर्ण समाजवाद की दूरी है। खुली कारों पर से सड़क के बच्चों पर माला फेंकना और बात है, बंद कोठरियों में उनके पेट की भूख और तन की बीमारी आंकना और बात है। मदर टेरेसा जैसी हमदर्द हस्तियां सदियों में कहीं एक पैदा होती हैं। 36 वर्ष से गाल बजाए जा रहे हैं बाल कल्याण के नाम पर। मजदूर का बेटा मजदूर और भिखारी का बेटा भिखारी ही पैदा हो रहा है। भूख के ढेर पर भूख ही जन्म ले रही है। अधिकारों की होड़ सी लगी हुई है। जिसके पास नन्हे बच्चों को ऊंट पर से उतार सकने का अधिकार है, वह उसी का भरपूर उपयोग कर रहा है। एक अपने बच्चे की खुशी के लिए कितने ही बच्चों की आंखों से खुशी की चमक छीनी जा रही है। ये उपलब्धि है नेहरू के सपनों की। मैं देश के मामले में टांग अड़ाना नहीं चाहता। जिनका देश है वह देश को जिधर चाहे मोड़ ले जाएं, मगर बच्चों के मामले में बोलने का मुझे हक है। मैं बच्चों का लेखक हूँ, खुद बच्चा रह चुका हूँ। बच्चों के अधबुने सपनों की एक पूरी दुनिया देखी है मैंने। इन अरमानों से खेलता है कोई तो मन कसक उठता है। आप भले ही बाल संग्रहालय, बाल उद्यान, ऊंट और हाथी घोड़े हटा लो, मगर जब तक ये हैं, इन पर सब बच्चों का समान हक है। अफसरशाही के पांव पसारने को और भी जमीनें हैं। चंद बच्चों के चेहरों की हंसी छीनकर अफसरशाही सुरखरू नहीं होती, स्याह और बदनाम हो जाती है। बच्चों के भोले मन तो यूं भी सब कुछ बहुत जल्द भूल जाते हैं। बच्चे जो ठहरे